जय हिंद एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में देख रहे थे, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, उसको हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स के ही अंतर्गत में आता है आपका एक टॉपिक गरीबी। क्या आता है भाई? गरीबी। इसको बोलता है इंग्लिश से पॉवर्टी। तो ये क्या होता है भाई? तो गरीबी क्या है भाई? जिसको रोटी नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, मकान नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रहा है और स्वस्थ नहीं मिल रहा है, मतलब स्वस्थ अच्छा नहीं है, उसको हम लोग गरीब के कैटेगरी में डालेंगे। क्लियर है? गरीबी उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति का अभाव है जो व्यक्ति तथा उसके परिवार के स्वस्थ और कुशलता को बनाए रखने में आवश्यक है। यानी किसी भी व्यक्ति को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए, 1 वक्त का कपड़ा चाहिए। एक दिन में क्या 2 बार थोड़ी लिबास चेंज करता है? कपड़ा एक ही वक्त ही चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, शिक्षा चाहिए और अच्छा सा स्वस्थ चाहिए। अगर यदि सबके पास ये है तो उसको गरीबी नहीं बोलेंगे। अगर यदि ये सब की कमी है, ये सब नहीं है या फिर इनमें से एक से अधिक भी नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? गरीब नहीं, गरीब है। अगर यदि सभे नहीं है तो उसको फटीचर बोलेंगे। क्लियर है? देखो, इनमें से एक या एक से अधिक की कमी क्या कहलाएगा भाई? गरीबी कहलाएगा। गरीब है यानी सब अगर यदि नहीं है तो गरीब है। भारत में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोग क्या हैं? गरीब है। हम लोगों ने गरीबी देखी है। समझ में आ गया? अगला देखो, अब देखते हैं कैलोरी के दृष्टिकोण से कौन कौन गरीब है। कैलोरी यानी अगर कैलोरी होता है तो मतलब एनर्जी समझो। कैलोरी अभी समझाएंगे नहीं, एनर्जी समझो। देखो, अगर यदि प्रतिदिन अगर आप 250 कैलोरी ऊर्जा खा लेते हैं, कैलोरी मतलब ऊर्जा समझो, कैलोरी अगर यदि खा लेते हैं तो आप गरीब नहीं है। ये बताया गया है किसके द्वारा? तो योजना आयोग के आंकड़ा के अनुसार। योजना आयोग आंकड़ा निकालती है और बोलती है कि कोई व्यक्ति अगर यदि प्रतिदिन 2250 कैलोरी की ऊर्जा ग्रहण कर लेता है तो वो गरीब नहीं है। और जो हम लोग रोटी खाते हैं ना, तो 5 गो रोटी खाएगा और 1 भुंजिया खाएगा ना, तो उसमें जो हम लोग को लगभग 2400 कैलोरी मिल जाता है एक दिन में। यानी अगर यदि कोई व्यक्ति 5 रोटी और भुंजिया या फिर इसके साथ भुंजिया खा लेता है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। किसके अनुसार? योजना आयोग के अनुसार। समझ में आ गया? उसके बाद आता है आपका बी.एम. दमेडकर और एन राथ फॉर्मूला। 1971 में इन लोग एक फॉर्मूला देते हैं, एन राथ और बी.एम. जी के द्वारा एक फॉर्मूला दिया जाता है 1971 में। और इसमें कहा जाता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में अगर यदि प्रतिदिन 2400 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक धनराशि अगर यदि उन लोग कमा लेता है, यानी एक दिन में अगर यदि 2400 कैलोरी यानी 5 रोटी और भुंजिया खरीदने की कैपेसिटी पैसा कमा लेता है तो वो व्यक्ति जो है गरीब नहीं होगा। तो किसके द्वारा दिया गया था भाई? रथ फार्मूला के द्वारा 1971 में दिया गया था। सबसे पहला फार्मूला यही दिया गया है, रथ फार्मूला। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? अगला देखो, अगला देखते हैं वैश्विक दृष्टिकोण के माध्यम से कौन कौन गरीब है। तो देखो, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार जो है गरीबी न्यूनतम जीवन यापन स्तर की करने की असमर्थता, यानी जब न्यूनतम जीवन यापन सभी स्तर प्राप्त नहीं कर, मतलब कि न्यूनतम जीवन स्तर मतलब अगर यदि कुछ भी कमाने का समर्थ नहीं है तो वो व्यक्ति क्या होगा? न्यूनतम जीवन भी नहीं स्तर करने की कैपेसिटी रख रहा है तो वो व्यक्ति क्या होगा भाई? गरीब होगा। किसके द्वारा बताया गया है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है। क्लियर है? उसके बाद आता है आपका विश्व बैंक। कौन आता है भाई? विश्व बैंक आता है और ये बोलता है कि वह व्यक्ति जिसकी प्रतिदिन की आय $2 से कम है। $2 माने $1 इक्वल टू अभी हो रहा है लगभग ₹90 मान लो ना, तो 90 दूने 180 रुपया। अगर यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 180 रुपया नहीं कमा पा रहा है या फिर नहीं उसके पास 180 रुपया है तो वह क्या होगा? गरीब होगा। जैसे आप लोग अपना रिलेट कर लीजिए, अगर यदि आप लोग प्रतिदिन 180 रुपया कमा पा रहे हैं तो आप लोग गरीब नहीं हैं। अगर यदि नहीं कमा पा रहे हैं तो आप लोग गरीब की कैटेगरी में आएंगे। किसके अनुसार? वर्ल्ड बैंक के अनुसार। अगला देखो, अगला हम लोग बात करते हैं व्यय आधारित मापन। यानी अब देखते हैं, वो तो हम लोग देखें ना, वो हम लोग क्या देखें? ये हम लोग देखें किसके माध्यम से? तो ये हम लोग देखें पैसा के माध्यम से। अब देखते हैं कितना खर्च के माध्यम से क्या क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है खर्च के माध्यम से एक कमेटी का बैठता है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी।
यानी सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 में बैठता है और इन्होंने बताया कि जो शहर का आदमी होगा ना, शहर का, वो अगर यदि एक महीना में 1,000 रुपया खर्च करता है, एक महीना में 1,000 रुपया यदि एक व्यक्ति खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है। यानी प्रतिदिन अगर यदि कोई व्यक्ति 33 रुपया खर्च करता है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के लिए बताया कि प्रति माह यानी एक महीना में अगर यदि 816 रुपया खर्च करता है एक महीना में तो वो गरीब नहीं है। अगर यदि दिन का 27 रुपया खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है। समझ में आ गया? इसमें खर्च करने वाले लोग गरीब नहीं होगा। मतलब किसके द्वारा बताया गया? सुरेश तेंदुलकर समिति बैठता है 2009 में, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया और बोला कि कौन व्यक्ति गरीब होगा, कौन व्यक्ति गरीब नहीं होगा। वो व्यक्ति गरीब नहीं होगा जो महीने का, शहर के लोग के लिए बोला, शहर के लिए, कि जो व्यक्ति 1,000 रुपया जो है एक महीना में खर्चा करता है वो गरीब नहीं होगा, और दिन का जो 33 रुपया खर्चा करता है वो गरीब नहीं होगा। और जो गांव का व्यक्ति है वो महीना में 816 रुपया अगर यदि खर्च कर ले रहा है तो वो गरीब नहीं कहलाएगा, और 27 रुपया अगर यदि दिन का खर्च कर रहा है तो गरीब नहीं होगा। समझ में आ गया? प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग के आधार पर बताया था इन्होंने। उसके बाद आ जाता है आपका कौन भाई? इन्होंने भी रंग राजन समिति आता है 2012 में, 3 साल बाद। इन्होंने भी व्यय के आधार पर यानी खर्च के आधार पर जो है गरीबी का आकलन बताया है। इन्होंने बोला कि जो शहर का आदमी होगा ना, शहर का आदमी जो होगा वो अगर यदि 1407 रुपया खर्चा कर ले रहा है एक महीना में, शहर का आदमी जो है वो एक व्यक्ति एक महीना में 1407 रुपया खर्च कर ले रहा है तो वो गरीब नहीं होगा। और दिन का अगर यदि 47 रुपया खर्च कर ले रहा है तो वो गरीब नहीं कहलाएगा। और ग्राम का अगर यदि गांव का व्यक्ति है तो 972 रुपया महीना का खर्च कर ले रहा है तो वो गरीब नहीं होगा। और यदि 32 रुपया दिन का खर्च करता है तो वो गरीब नहीं होगा। इससे कम खर्च करने वाला लोग गरीब हैं। अगर यदि इससे मान के चलो कि 31 रुपया खर्च कर रहा है तो वो व्यक्ति क्या होगा? गरीब होगा। 972 के जगह 971 रुपया अगर यदि खर्च कर ले रहा है तो वो गरीब होगा। इस तरह का आंकड़ा निकाला गया है किसके द्वारा? सी रंगराजन समिति के द्वारा 2012 में। क्लियर है? अगला देखो, अगला हम लोग देखते हैं संस्थागत ढांचा। मतलब देखो, एक संस्था थी जिसका नाम था NSSO, 1950 में ये बनी थी। उसके बाद एक संस्था बनी CSO, और ये दोनों को मिला के अभी 2019 में बनाया गया है NSO, यानी नेशनल, क्या बोला जाता है इसको? नेशनल स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है ना। हाँ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बोला जाता है। 2019 में बना है ये जो NSSO थी, ये 2019 तो पहले भारत में गरीबी का अनुमान लगाया करती थी। यानी 2019 से पहले भारत में गरीबी का आकलन जो है NSSO के द्वारा किया जाता था। उसके बाद 2019 के बाद ये खुद गरीब हो गया, मतलब इसके बेरोजगार हो गया। क्लियर है? अब देखो, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय, इसके अंतर्गत में आता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उसके अंतर्गत में आता है नीति आयोग। यहाँ तक क्लियर है? अगला देखो, अगला देखते हैं आंकड़े एवं करने की विधियां। अब देखो, देखो 1993 से 1994 तक जो है गरीबी का आकलन इस तरह लगाया जाता था URP के द्वारा, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड के द्वारा। यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड के द्वारा जो है गरीबी का आकलन लगाया जाता था। मतलब गरीबी कौन है उसके बारे में बताया जाता था। और इसमें क्या किया जाता था? URP के माध्यम से लोगों से उनके 30 दिन का जो है उपभोग व्यय के बारे में पूछा जाता है। यानी जाते थे लोगों के पास और बोला जाता था कि 30 दिन में आप लोग क्या क्या खर्च किए उसके बारे में बताओ, और उसके अनुसार जो है गरीबी का आकलन किया जाता था 1993-94 में। क्लियर है? उसके बाद आता है आपका MRP यानी मिक्स्ड रिसोर्स पीरियड। 1999 और 2000 के बीच में क्या होता है ना, इससे पहले इसमें जो है पिछले एक साल में लोगों द्वारा खर्चा किया गया व्यय के बारे में पूछा जाता है कि आप लोग एक साल में कितना खर्च किए, उसके अनुमान से लगाया जाएगा कि आप लोग गरीब है कि नहीं।
क्लियर है। तो एमआरपी क्या है, एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मिक्स्ड रिसोर्स पीरियड, ये 1 साल का विवरण देती है, और यूनिफॉर्म रिसर्च पीरियड जो है ये 30 दिन का, 1 महीने का, 1 महीने के आंकड़े के अनुसार गरीब का आकलन करते हैं। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं गरीबी के प्रकार। एक होता है निरपेक्ष गरीबी और एक होता है आपका सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी क्या होता है भाई, इसको इंग्लिश से कहा जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यानी रियल में ही गरीब है। और एक होता है सापेक्ष गरीबी यानी रिलेटिव पॉवर्टी, यानी ये क्या कर रहा है, किसी दूसरे से रिलेट कर रहा है और खुद को गरीब बता रहा है। जैसे एग्जांपल इसका रिलेटिव में यानी सापेक्ष में मुकेश अंबानी से कोई व्यक्ति तुलना कर रहा है, कोई व्यक्ति तुलना कर रहा है, जैसे मान के चलो कि बड़ा टीचर ले लो, एक अलग पांडे सर जो है मुकेश अंबानी से तुलना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम गरीब हैं, तो इसको बोला जाता है सापेक्ष गरीबी या फिर रिलेटिव पॉवर्टी। आय की असमानताओं के आधार पर जो है मापन विभिन्न वर्गों या देश के जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति आय की तुलना करके गरीबी का पता लगाया जाता है। ठीक है, असमानता, ये जो असमानता के माध्यम से जो गरीब होते हैं उसको सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। और निरपेक्ष गरीबी क्या होता है भाई, निरपेक्ष गरीबी का अर्थ होता है कि उस न्यूनतम आय से है जिससे एक परिवार का आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु आवश्यक है। मतलब कि एक जीवन यापन करने के लिए जो जो चाहिए वो चीज उसके पास नहीं है और नहीं है, तो ये होता है आपका निरपेक्ष गरीबी यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जिसे वह परिवार जुटा नहीं पा रहा है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन जिसमें एक को अभिकथन दूसरे को जो है कारण आर कहा गया है। अभिकथन में बोल रहा है निर्धनता यानी गरीबी रेखा समय और देश के अनुरूप भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कारण में लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्र समय के अनुसार जो है भिन्न होती है। हाँ, दोनों कथन सही लग रहा है हमको कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं क्षेत्र समय के अनुसार अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि निर्धनता रेखा के समय और देश के अनुरूप जो है भिन्न भिन्न होती है। क्लियर है, यानी क्या होगा, ए और बी दोनों सही होगा और आर ए की सही व्याख्या करेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो यहाँ पे निर्धनता रेखा यानी पॉवर्टी लाइन किसी समाज देश के उस न्यूनतम उपभोग आय स्तर को दर्शाती है जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक माना जाता है। यह रेखा देश के बीच अलग अलग होती है क्योंकि कीमतें, उपभोग ढांचा, सामाजिक मानक और नीतिगत पद्धतियां अलग होती है और समय के साथ जो है बदलती है। मुद्रास्फीति, कीमतों में परिवर्तन और सामाजिक स्वरूप से जो है स्वीकार्य न्यूनतम जीवन स्तर की उन्नति के कारण, इसलिए अभिकथन एक सही हो जाएगा। उसके बाद है मूलभूत आवश्यकताएं केवल भोजन, वस्त्र और आवास जैसे स्थिर सूची नहीं रहती है, उसका स्तर जो है संरचना क्षेत्र समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे आज स्वच्छ ऊर्जा, शौचालय, बुनियादी डिजिटल संरचनाएं, सेवाएं उनके स्थानों पर न्यूनतम जीवन स्तर हिस्सा मानी जाती है। इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार है। निर्धनता के मतलब इसका मतलब क्या हो जाता है भाई, गरीबी के प्रकार हैं। कौन सा अभी बताएं। परम गरीबी इसको कहा जाता है क्या भाई, एक देखें ना, सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष निर्धनता बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर जहाँ है वो सही हो जाएगा। दूसरा नंबर यहाँ है और कहाँ है, इधर नहीं है, इधर काट दो। पूर्ण गरीबी को बोला जाता है क्या पता है, पूर्ण गरीबी को बोला जाता है निरपेक्ष गरीबी। क्या बोला जाता है भाई, निरपेक्ष गरीबी बोला जाता है। तो यहाँ पे निरपेक्ष गरीबी याद रखना है और पूर्ण निर्धनता भी याद रखना है, यानी एक नंबर भी सही होगा। एक नंबर कहाँ है, एक नंबर, दो नंबर यहाँ पे है और यहाँ पे है। तीसरा नंबर में क्या है भाई, व्यक्तिपरक निर्धनता। हाँ, ये भी एक गरीबी की एक प्रकार है, व्यक्तिपरक निर्धनता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो, गरीबी का तात्पर्य आधारभूत आवश्यकताओं तक पहुंच की असमर्थता से है, अर्थात जब व्यक्ति अपनी मौलिक जरूरतों को जो है पूरा ना कर पाए तो वह क्या कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। गरीबी का मुख्य दो प्रकार हैं, दो रूप हैं। कौन कौन सा, पूर्ण गरीबी या फिर निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और दूसरा है आपका सापेक्ष गरीबी। 2023 का क्वेश्चन है बाबू, अभी जो पढ़ा है ना 2023 का क्वेश्चन है। इसी के साथ जो है समाज में अन्य
तरह की भी गरीबी पाई जाती है, जिसमें एक से व्यापारिक गरीबी भी है। बहुत सारी गरीबी पाई जाती है, उसमें से क्या है, व्यक्तिपरिक गरीबी भी है। क्लियर है? हम लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा दी है? यानी परम गरीबी, यानी इसके बारे में क्या बोले, एब्सोल्यूट ना, निरपेक्ष गरीबी की परिभाषा कब दी थी? 1995 में दी थी। 1995 में किसकी परिभाषा दी गई थी? परम गरीबी या फिर निरपेक्ष गरीबी की परिभाषा दी गई थी। देखो वर्ष 1995 में कोपेनहेगन में, कहाँ है भाई? डेनमार्क में है। डेनमार्क कहाँ है? यूरोप में आयोजित एक सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी को परम गरीबी यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, समग्र गरीबी, इसको समग्र गरीबी के दो रूप में परिभाषित किया है। मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं जैसे भोजन हो गया, सुरक्षित पेयजल हो गया, उसके बाद सुरक्षा सुविधाएं हो गया, स्वस्थ हो गया, आवास हो गया, शिक्षा हो गया, सूचना तक पहुंच से गंभीर रूप से जो है वंचित होने की स्थिति को जो है परम गरीबी यानी एब्सोल्यूट गरीबी के रूप में परिभाषित करता है। इसके अतिरिक्त कुपोषण, अस्थायी, अपर्याप्त आजीविका, बीमारी की स्थिति, दूषित वातावरण, निवास आदि जैसे स्थितियां होने के कारण जो है, जिसे निर्णय क्षमता तथा समसमजक नागरिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है, उसको समग्र गरीबी के रूप में परिभाषित करता है। समझ में आ गया? अगला देखो। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियां का प्रयोग किया जाता है? अच्छा, गरीबी का अनुमान लगाने के लिए कौन कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है भाई? कैलोरी ग्रहण, बिल्कुल अभी बताएं, यानी दूसरा नंबर जहां है उसको सही मानो। यहाँ है दूसरा सर, यहाँ है दूसरा, यहाँ है दूसरा, यहाँ नहीं है, काट दो। उसके बाद क्या बताए थे? उसके बाद क्या बताए थे बताओ? सिर गिनना विधि, बिल्कुल सही बात है, सिर गणना विधि, यानी एक नंबर जहां है उसको रखो, एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ है, इसको भी काट दो। उसके बाद एक क्या बताए थे? एक क्या बताए थे? पारिवारिक उपभोग व्यय, यानी परिवार में कितना उपभोग किया जाता है, एक व्यक्ति द्वारा कितना खर्च किया जाता है, बताए थे ना। तो ये भी आपका गरीबी का अनुमान लगाया जाता है इसके माध्यम से भी, यानी एक नंबर भी सही होगा, तो एक नंबर भी सही होगा। प्रति व्यक्ति ऐसे हम लोग, मगर यदि कोई व्यक्ति प्रति व्यक्ति ऐसे हम लोग गरीबी को निर्धारण तो नहीं पढ़े हैं कहीं पे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी 4 नंबर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है, साथ ही इनमें से सिर गणना विधि तथा कैलोरी ग्रहण विधि का भी प्रयोग किया जाता है। कब का? 2020 का क्वेश्चन है। क्लियर है? अगला देखो। भारत में गरीबी का अनुमान का आधार है प्रति व्यक्ति आय नहीं है, प्रति व्यक्ति व्यय नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कैसे नहीं भाई? यहाँ पे देखो, परिवार का उपभोग व्यय, यानी एक परिवार द्वारा कितना खर्च किया जाता है उसका उपभोग का व्यय क्या कहलाता है भाई? गरीबी अनुमान करने का आधार माना जाता है। तत्कालीन योजना आयोग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे अधिवासित जनसंख्या की गणना हेतु एक विशेष दल का गठन किया गया था, जिसे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO द्वारा एकत्रित परिवार उपभोग व्यय के आंकड़े का उपयोग गरीबी अनुमान हेतु किया गया है। भारत में गरीबी और बेरोजगारी के अनुमान का आधार परिवार का उपभोग व्यय हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन यानी सर्वेक्षण करता है? यानी बोल रहा है कि गरीबी रेखा को कौन बताता है भाई? NSSO। कौन बताता है? NSSO। कौन बताता है? NSSO। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, गरीबी से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार करना है। लक्कड़वाला समिति, रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति और डंडेकर और रथ समिति। तो रथ समिति बताए थे सबसे पहले आया था। कब आया था? बताओ कब आया था? रथ समिति आया था कब? बताओ। तो रथ समिति आया था कब भाई?
1971 में। कब आया था? 1971 में, यानी सबसे पहले यही आया था। यानी 4 सबसे पहले कर दो, 4 सबसे पहले यहाँ है और यहाँ है। उसके बाद देखो लक्कड़ वाला समिति, यहाँ पे देख लो ना भाई, क्या दिक्कत है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बताए ना। एक मिनट दिखा देते हैं। सचिन तेंदुलकर आया है 2009 में और रंगराजन आया है 2012 में। रंगराजन कब आया है? 2012 में आया है, यानी तेंदुलकर पहले आएगा। लक्कड़ वाला अच्छा 10 साल बाद आया था ये लक्कड़ वाला, यानी 1900 कब आया था? 1989 में आया था। 1989 में आया था। वो 71 में आया, वो 89 में आया। उसके बाद तेंदुलकर कब आया था? तो तेंदुलकर आया था आपका 2009 में। तेंदुलकर आया था 2009 में, 2009 और रंगराजन आया था 2012 में। 2012 में। अब लिख लो 4 नंबर पहले 4, उसके बाद 1, 4 1, 4 1 यहाँ है, ठीक है। उसके बाद तेंदुलकर, उसके बाद तेंदुलकर, तेंदुलकर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो बी.एम. दांडेकर एन रथ द्वारा 1971 में एक मौलिक अध्ययन के तहत जो है पहली बार गरीबी रेखा का अवधारणा किया गया था। 1989 में गठित प्रोफेसर डी.टी. लक्कड़वाला समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत करता है। तेंदुलकर समिति का गठन होता है 2005 में, लेकिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है 2009 में। जून 2012 में सी रंगराजन समिति का अध्यक्ष के विशेष मतलब कार्यदल का गठित किया जाता है, जिसने अपनी रिपोर्ट जो है 2014 में प्रस्तुत की थी। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है लक्कड़ वाला समिति 1993 संबंधित है किससे है भाई? गरीबी आकलन है। किससे है? गरीबी आकलन से है। गरीबी अनुपात एवं संख्या का अनुमान लगाने हेतु 1990 में डी.टी. लक्कड़वाला की अध्यक्षता में एक विशेष समूह का गठन किया गया था, ताकि गरीब के आकलन की पद्धति पर गौर किया जा सके और यदि आवश्यक हो तो गरीबी रेखा को पुनः परिभाषित किया जा सके। इस विशेष समूह में अपनी रिपोर्ट जुलाई 1993 में जो है प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमान से संबंधित है? यानी गरीबी के बारे में बताता है। कौन सी समिति बताता है भाई? सचिन तेंदुलकर समिति बिल्कुल बताता है, लक्कड़वाला समिति बिल्कुल बताता है, गुप्ता समिति नहीं पढ़े हैं तो नहीं बता रहा होगा, कालेकर समिति ये भी नहीं पढ़े हैं तो नहीं बता रहा होगा। तो बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है दोनों चीज दिया है ना, और ऑप्शन में कूट देता तो हम लोग मार देते हैं। हालांकि दोनों आंसर इसका सही हो जाएगा। कहीं अभी हम लोग देखें लक्कड़वाला समिति और सुरेश तेंदुलकर समिति। लक्कड़वाला बना था कब भाई? तो ये बना था 89 को, 1989 को बना था। तेंदुलकर बना था आपका 2000 कब? 12 में। क्लियर है? देखो सुरेश तेंदुलकर समिति और लक्कड़वाला समिति दोनों ही भारत की निर्धनता के अनुमानों से संबंधित है। विकल्प बी और डी दोनों सही हो जाएगा। समझ में आ गया? तो हम लोग इसमें घटना चक्र को पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अभी तो घटना चक्र का कुछ क्वेश्चन लाया है ना, उसमें हम लोग पूरा घटना चक्र को सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।